गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज मेरा टॉपिक है वो सेमेस्टर 2 से है और ये पेपर 4 कोर 4 से है। जो हमने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के लाइफ स्ट्रक्चर के ऊपर आपको बताया था, उनकी जीवनी पे। उसी से आगे हमने जब चैप्टर को जो दूसरे पार्ट में देखना है वो है स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन, की मतलब उन्होंने पॉलिटिकल, उनका फिलॉसफी क्या था स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद जो थे उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें हम हॉब्स, रूसो, ग्रीन या मार्क्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इन दार्शनिकों की भांति ही राजनीतिक चिंतन का कोई संप्रदाय कायम नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक दर्शन के आधारभूत प्रयत्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया और न ही राजनीतिक प्रतिक्रिया तथा व्यवहार की प्रेरणा शक्तियों की गहराई में बैठने का प्रयत्न किया। तो जहाँ तक हम राजनीति में उनके कोई स्वामी विवेकानंद पे कोई विश्वास ना करें, यह और ना ही उन्होंने किसी राजनीतिक कार्यकल्पों में भी कोई भाग लिया। तो उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं ना राजनीतिज्ञ हूँ और ना ही राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्म तत्व की चिंतन करता हूँ। जब ये ठीक होगा तो ये सब काम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। फिर भी घोषणा और विचारों में राजनीति का जो कोई दर्शन मिलता है वो उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक राजनीतिक चिंतनों से कहीं आगे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने जब राजनीतिक अपने चिंतन या राजनीतिक दर्शन के विषय में जब विचार व्यक्त करने शुरू किए थे, तो उन्होंने अपने आप को ना राजनीतिज्ञ सोचा और ना ही आंदोलनकारी। और उन्होंने कहा कि जब हम कोई काम करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे वो काम करते करते वो ठीक होते जाता है। तो इसी पे टिप्पणी देते हुए डॉक्टर बीपी वर्मा के शब्दों में उन्होंने कहा कि किंतु आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उनका स्थान है, जिसके दो कारण हैं। प्रथम, उनकी शिक्षा तथा व्यक्तित्व का बंगाल संदेश देना, उनकी शिक्षा और तथा व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और यद्यपि प्रधानता उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की घोषणा का ही संदेशा दिया। और दूसरा था कि विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में कुछ नए विचार दिए और वो आधुनिक भारत की राजनीतिक और सामाजिक चिंतनों के विकास में व्यक्तिगत ढंग से समझाने की कोशिश की। और उसमें सबसे पहला है राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। हीगल की भांति विवेकानंद का भी विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। उनकी दृष्टि में धर्म भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत रहा है। विवेकानंद के शब्दों में, जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्तर होता है, वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है। अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन इसलिए किया है कि वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मरुदंड बनेगा। और उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानतम का निर्माण उसके अतीत को महत्व के नींव पर ही किया जा सकता है। विवेकानंद कहा करते थे कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति प्रमुखतः धर्म के क्षेत्र में से ही थी। धर्म ने भारत में एकता तथा स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया करता था। और यहाँ तक कि जब भी राजनीतिक सत्ता स्थिरता और दुर्बलता हो गई तो धर्म के उसी का ही पूर्ण स्थापन में योग दिया गया।
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रवाद को विवेकानंद इसी रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। क्योंकि वो एक सन्यासी थे, इसलिए राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहते थे और यदि खुलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते तो ब्रिटिश सरकार उन्हें कारागार में बंद कर देती। इसका परिणाम यह होता कि उनकी शक्ति व्यर्थ में नष्ट हो जाती और देशवासियों के धार्मिक और नैतिक पुनरुत्थान का जो काम उन्होंने सबसे अधिक प्रिय था उसमें वो भिन्न पड़ता। दूसरा है स्वतंत्रता संबंधी धारणा। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण देश उनकी स्वतंत्रता की धारणा है। उनका स्वतंत्रता विधायक दृष्टि से बहुत व्यापक था। उनका कहना है कि संपूर्ण विश्व अपने अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन, सुख और स्मृति के एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है और जिसे क्षेत्र में यह नहीं है कि उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। उन्हीं के शब्दों में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर आग्रह होना तथा दूसरे को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार था। विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार ही माना है और वह इच्छा व्यक्त की भी समाज में सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्रदान होना चाहिए जिनके शब्दों में प्राकृतिक अधिकार का अर्थ होता है अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार किए जाना। और स्वतंत्रता के विचार में उन्होंने ये भी कहा है कि विचार और धर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास और कल्याण के एकमात्र शर्त है जिसका अभाव होता है कि वह मनुष्य जाति और राष्ट्र आवश्यक अनवति की ओर जाता है। शक्ति और निर्भरता का संदेश। उन्होंने राजनीतिक चिंतन में इसका भी एक बहुत गहन चिंतन किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में विवेकानंद की अन्य महत्वपूर्ण देन शक्ति और निर्भरता का संदेश है। राजनीतिक शास्त्र की शब्दावली में भी हमें इससे प्रतिरोध का सिद्धांत कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतीय वासियों को राष्ट्र और निर्भरता का संदेश दिया है और उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की है कि बिना शक्ति के वो हमने अस्तित्व को कायम नहीं कर सकते हैं और ना ही अधिकार की रक्षा करने में ही समर्थ हो सकते हैं। और व्यक्ति की गरिमा के संदर्भ में भी उन्होंने विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है और यह व्यक्तियों को अपने पुरुषार्थ, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुण का विकास करना चाहिए। यह सत्य है कि राष्ट्र एक समुदाय है, किंतु हम राष्ट्र के अभिवाही प्रकृति का इतना ही गुणगान क्यों न करें। वास्तव में व्यक्ति की राष्ट्र ढांचा को घटक होने, इसलिए जब तक व्यक्ति स्वस्थ, नैतिक तथा दयालु नहीं होते तब तक राष्ट्र की महानता और स्मृति की आशा करना व्यर्थ है। अब अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पे बल। अपने राजनीतिक चिंतन में विवेकानंद ने आधुनिक विश्व के विभिन्न समूहों तथा वर्गों के अधिकारों के संदर्भ के बीच में निरंतर संघर्ष चल रहा है। फलस्वरूप समाज के धीरे धीरे अधिकार में प्रस्थापित विरोधी सिद्धांतों की सफलता के लिए युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। किंतु विवेकानंद ने कर्तव्य को महत्व दिया। वे चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्य और दायित्व के पालन में ईमानदार हो। समाजवाद में जो विवेकानंद का विचार था कि एक बार विवेकानंद ने घोषणा की थी कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था, बल्कि इसलिए पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी ना कुछ से अच्छी है। तो इसी के संदर्भ में बीपी वर्मा ने कहा है कि वो
समाजवादी के अर्थों को दो प्रकार से समझाते हैं। पहला इसलिए कि उनमें यह समझने की ऐतिहासिक दृष्टि थी कि जनता का एक आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया और ब्राह्मण ने उसे नवीन और जटिल धार्मिक कार्यकल्प और अनुष्ठानों के बंधन में जकड़ रखा है। और दूसरा विवेकानंद समाजवादी इसलिए थे कि उन्होंने देश के लिए निवासियों के लिए समान अवसर सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि यदि प्रकृति में असमानता है तो वो सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। विवेकानंद की रचनाओं में सामाजिक समानता और समर्थन देखने को मिलते हैं। वो प्रबल पूर्णवाद का, ब्राह्मण की स्मृतियों के वैध सामाजिक ऊंच नीच के सिद्धांत का सबल प्रतिपादक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आदर्श राष्ट्र की भी घोषणा विवेकानंद ने की थी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रवाद के बंधुओं के विषय में भी राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रवादी के फेवर में विवेकानंद ने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है।